सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओपी गाबा का लेक्चर नंबर 2 है ये। और यूनिट 1 में हमने नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कवर किया था। यूनिट 1 का ही ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये जो सीरीज चल रही है इसका ये आज दूसरा लेक्चर है ओपी गाबा 2.0 का, और ये सबके लिए ही हेल्पफुल है, चाहे वो CUET हो, यूजी के स्टूडेंट्स हो, पीजी के स्टूडेंट्स हो, या फिर यूजीसी नेट JRF की कोई तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ही ओपी गाबा तो एक बेस कंसिडर की जाती है जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं। चाहे फिर आपका पॉलिटिकल साइंस BA प्रोग्राम के अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑनर्स वाले बच्चे। तो काफी लोग ओपी गाबा पढ़ते हैं और बेस आपका ओपी गाबा से ही बनता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि बोरिंग लगती है बहुत बुक्स पढ़ने में, तो हम बोरिंग ना लगे इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। तो हमने सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करना है। आज नेचर पढ़ लिया था। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ नहीं आएगा, तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा। देन हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर दो फील्ड्स आते हैं, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी। इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, कैसे ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, मतलब पैरेलली चलते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट है तो पॉलिटिकल फिलोसफी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं पढ़ेंगे तो इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सिग्निफिकेंस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। नेचर हमने पढ़ लिया था कि इनका कैसा क्या क्या इसमें होता है, कैसी चीजें होती है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, बिहेवियरल, इनके फीचर सब कुछ। तो हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ सोशल लाइफ। इसका पहला फीचर है सिग्निफिकेंस में, यानी कि सिग्निफिकेंस कैसी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है सोशल लाइफ को कंट्रोल करने में। पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्या काम आती है? हमारी निजी जिंदगी में या जो हमारी सोसाइटी की जो हमारी लाइफ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने में पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैसे रोल होता है इसको आप समझते हैं। देखो, साइंटिफिक एनालिसिस जब हम करते हैं ना पॉलिटिकल लाइफ का, तो उससे हम क्या समझ पाते हैं? उससे हम समझ पाते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ पाते हैं और उसको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। हमारी सोशल लाइफ की प्रॉब्लम्स को, जो सामाजिक जिंदगी है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हमें पता चलता है। अब आप साइंटिफिक एनालिसिस क्या है, पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल का मतलब क्या है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इसी को जो फर्स्ट पॉइंट है इसी को समझाने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को जियोलॉजी की नॉलेज होगी, जियोलॉजी यानी कि अर्थ साइंस, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊं तो भूगर्भ शास्त्र। ठीक है, तो हमने पिछला लेक्चर भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया था, मैं आपको ट्रांसलेशन भी बता रही थी। तो जैसे अगर किसी को जियोलॉजी की नॉलेज है, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र इसको बोलते हैं, मतलब भूमि, ठीक है, अर्थ की नॉलेज है, वो तो क्या करेगा, वो अर्थक्वेक का क्या कारण है वो पता कर सकता है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको अर्थक्वेक के क्या कारण होते हैं वो पता चल जाता है, सॉरी। और साथ ही साथ उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे अर्थक्वेक को रोका जा सकता है, वो भी हम सीख लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है पॉलिटिकल साइंस का, कि जैसे जियोलॉजी के स्टूडेंट को अर्थक्वेक के कॉज और उसका प्रिवेंशन पता होता है, वैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को कॉन्फ्लिक्ट और जो वायलेंस सोसाइटी में चल रहा है उसका कारण पता होते हैं, एंड उस कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस को कैसे रोका जा सकता है उसको वो प्रिवेंट करने की भी कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर किसी को फिजिक्स की नॉलेज है तो वो समझ पाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाया जाता है, बिजली का उत्पादन कैसे होता है, फिजिक्स वाले बता सकते हैं। और वैसे ही सेम तरीके से पॉलिटिकल साइंस की जिसको नॉलेज होगी वो ये बता पाएगा कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके थ्रू। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि आपके वाटर, एयर, अर्थ, या कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज है जिससे वेलफेयर हो रहा है, तो उनका यूज करके हम कैसे सोसाइटी को डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। तो वैसा, तो फिजिक्स के कंपैरिजन में आप पॉलिटिकल साइंस का ये वाला पॉइंट बता सकते हो, और जियोलॉजी के कंपैरिजन में अर्थक्वेक वाले के साथ पॉलिटिकल साइंस का कॉज वाला। ठीक है, तो दोनों आपस में रिलेट। अगर ये मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आपको अपने आंसर में ऐसा कुछ मेंशन करना है उनके लिए। ठीक है, और बाकी अगर आप सिर्फ ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, यानी कि सिर्फ MCQ बेस्ड पे देख रहे हो या ऑब्जेक्टिव तरीके से देख रहे हो, तो इसमें आपके लिए ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। देन मेडिकल साइंस की नॉलेज की बात करें तो नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस हमें हेल्प करता है क्या करने में, किसी भी डिसीज को, कोई बीमारी है तो हम मेडिकल वाले स्टूडेंट्स बीमारी को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स कौन सी बीमारी को सॉल्व कर सकते हैं? जो हमारे पॉलिटिक्स में बीमारियां चल रही है, मतलब इंस्टेबिलिटी चल रही है, नकारात्मकता चल रही है, सोशल क्राइसिस चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो हम जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स
इन बीमारियों को सॉल्व करते हैं, वैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल क्राइसिस जैसी बीमारियों से लड़ते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो है सिग्निफिकेंस में, वो है सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो पॉलिटिकल थ्योरी का दूसरा सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी के जरिए सोशल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं और उसका सोशल रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए बताऊं तो इसको बोलेंगे सामाजिक आलोचना या और सामाजिक पूर्ण निर्माण। ठीक है, सामाजिक आलोचना और सामाजिक पूर्ण निर्माण इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं और आपके किसी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को आप जानते हो तो उसको भी ये शेयर कर देना जरूर से कि यहाँ पे मैम दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा रही हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी इज प्राइमरीली कंसर्न विद व्हाट। तो पॉलिटिकल फिलोसफी हमने कल पढ़ा था क्या होता है, हिंदी वालों को अभी मैंने समझाया था, पॉलिटिकल फिलोसफी का अनुवाद करके सब कुछ समझाया था, राइट। तो आपको यहाँ पे दर्शन बोलते हैं जिसको हम, तो यहाँ पे क्या होता है पॉलिटिकल फिलोसफी में, हमने कल भी पढ़ा था कि हम राइट एंड रॉन्ग क्या होता है, अच्छा बुरा की समझ क्या होती है, वो हमें पॉलिटिकल फिलोसफी से पता चलती है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस हमारी सोशल लाइफ में है। अगर पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं होती तो अच्छा बुरा गलत और सही हमें नहीं पता चल पाता, पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो व्हेन वी फाइंड समथिंग रॉन्ग इन आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी, जब भी हमें अपनी समाज या हमारी पॉलिटी यानी कि स्टेट, मैंने आपको कल बताया था राज्य, ठीक है, या सरकार, तो ये सारी चीजें होती है पॉलिटी में। और पॉलिटिक टर्म कहाँ से आया था, सिटी स्टेट्स, ग्रीक वर्ड से, जो हमने कल पढ़ा। तो व्हेन वी फाइंड समथिंग, जब भी हमारे समाज में, हमारे राज्य में, सरकार में कुछ भी गलतियां या गलत हो रहा होता है तो हम लॉजिकल चीजें सोचने की कोशिश करते हैं ताकि उसको हम क्रिटिसाइज कर सके, उसकी आलोचना कर सके, एंड हम स्पेकुलेट करते हैं अबाउट द क्रिएशन ऑफ गुड सोसाइटी। और हम मतलब ऐसा सोचते हैं कि काश हमारी जो सोसाइटी है वो एक अच्छी सोसाइटी होती और यहाँ पे जितने भी गलत चीजें हो रही है वो ना हुई होती। तो हम ऐसे क्रिटिसाइज भी करते हैं और एक इमेजिन भी करते हैं कि आइडियल वर्ल्ड को, कि हम गुड सोसाइटी को क्रिएट कर पाते। और अ गैलेक्सी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर, अब इसमें पॉलिटिकल फिलोसफी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से फिलोसफर्स हम पढ़ते हैं जो फेमस है, प्लेटो, एरिस्टोटल, सेंट ऑगस्टिन, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मार्क्स, मिल, मैक पियर्सन। इन सब ने ही सोसाइटीज में क्या क्या इल्स हैं, ईवल्स हैं, मतलब बेसिकली क्या क्या बुराइयां हैं, वो इन सारे थिंकर्स ने बताई हैं। और इन सारे थिंकर्स ने अपना खुद का सोशल रिकंस्ट्रक्शन दिया है कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सोशल लाइफ को कैसे और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सामाजिक पूर्ण निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ दिस प्रपोजल्स एज द फाइनल ट्रूथ। लेकिन हम इनकी जो थ्योरी है, जितने भी मैंने आपको नाम लिए, किसी एक बंदे की थ्योरी को हम फाइनल ट्रूथ नहीं मान सकते कि हाँ इसने इस फिलोसोफर ने ये बताया और इसका उसने ये सॉल्यूशन बताया और यही फाइनल ट्रूथ है, यही आखिरी सत्य है। सत्य यानी कि जो जिसमें सब आगे चलेंगे आने वाली जनरेशन। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो फाइनल ट्रुथ की बात करता हो। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या फाइनल ट्रुथ की बात होती है, तो नहीं होती, और आप अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हो ये लाइन। बट दे गिव अस एम्पल इंसाइट्स इनटू द पॉसिबल इल्स ऑफ सोशल लाइफ। लेकिन चाहे हमें उससे कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं मिलता, कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं मिल सकता इन थ्योरी से, लेकिन एटलीस्ट हमें इन सब थिंकर्स की वजह से समाज में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या क्या बुरी चीजें चल रही हैं और क्या क्या नुकसान है, वो चीजें हम पता कर पाते हैं जस्ट बिकॉज इनकी थिंकर्स ने इतनी अच्छी रिसर्च की है, राइट। और इनसे हम सीख सकते हैं। वी कैन ड्रॉ आवर ओन स्कीम ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, और इनसे सीख के हम अपना खुद का कुछ नया मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने यही किया था कि सबसे कुछ ना कुछ लिया और अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मॉडिफिकेशन के साथ। तो वैसा उसको भी हम उसको हम पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। वैसे आप सोशल रिकंस्ट्रक्शन भी समझ सकते हो कि इनकी थ्योरीज को समझ के हम अपनी सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि प्लेटो जो है मॉडस ऑपरेंडी का बात करते हैं। मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, जिसमें सेल्फिश और कनिंग पॉलिटिशियंस होते हैं एक डेमोक्रेसी में, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैकियावेली ने जैसे बताया कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो हमेशा ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, सेल्फिश होते हैं। ये मैकियावेली ने बताया था, ये इल्स ऑफ सोसाइटी क्या क्या है। मार्क्स भी बताते हैं कि जो मार्क्स है हमेशा जो ओनर क्लास है, यानी कि बुर्जुआजीज जो है, एलीट क्लास जो है, वो हमेशा जो नॉन ओनर्स है ना प्रॉपर्टी के, मतलब जो ओनर्स नहीं है यानी कि वर्कर्स हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो ये मार्क्स ने बताया था। अब मार्क्स हमें ऐसा नहीं बताते तो हम आज के टाइम पे ये सारी चीजें नोटिस नहीं करते। देन मैक पियर्सन है। मैक पियर्सन पावर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं। अच्छा, क्रिएटिव फ्रीडम क्या होता है, मैंने सीबी मैक पियर्सन पे एक पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हो। बाकी शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जब हमें अपना पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है हमारे अंदर, कितनी
मतलब शक्ति बोल सकते हो, या आप हिंदी वर्ड को अच्छे से अभी याद नहीं आ रहा, हमारे अंदर जो फुल पोटेंशियल जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपना, तो उसको हम क्रिएटिव फ्रीडम बोलते हैं। हम मतलब मैक पियर्सन ने बोला था। एंड वी कैन ड्रॉ वैल्यूबल इंसाइट्स फ्रॉम देयर थॉट फॉर फाइंडिंग रेमेडीज टू एग्जिस्टिंग इल्स इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी। और इन सब की मदद से, जो जो इन्होंने थ्योरीज दी, उन सब की मदद से हम आज के टाइम पे जो समाज में बुराइयां चल रही हैं उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इनसे सीख के। पोटेंशियल को आप क्षमता बोल सकते हो कि आपकी फुल क्षमता को रिकॉग्नाइज कर पाना, वो आपका पोटेंशियल है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। जब सिग्निफिकेंस जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, वो हमें कैसे पता चलता है, तो पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस ये भी है कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है वो क्लैरिफाई होते हैं, मतलब उनको हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें मदद करती है कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने में इन द एनालिसिस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को एनालाइज करने में, ठीक है, इसको हम पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें हेल्प करती है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कल भी मैंने आपको समझाया था। इन फैक्ट द क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट्स इन ईच एंड एरिया ऑफ स्टडी, वेदर चाहे हम साइंस की बात हो चाहे फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात हो, कंसेप्ट्स तो हर जगह यूज होते हैं और उनको स्पष्ट रूप से रखना बहुत जरूरी होता है। और ये सोसाइटी के, या सोसाइटी नहीं सॉरी, ये नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो ज्ञान है वो और ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए हम क्या होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे टीचर्स आपको बोलते हैं ना कि आपको रट्टा नहीं मारना, हमेशा आपको आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। रट्टा मारोगे तो सिर्फ उस टाइम के लिए सही होगा, लेकिन आगे आपको जिंदगी में हेल्प नहीं होगी। तो ये जो टास्क है पर्टिकुलरली बहुत डिफिकल्ट होता है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो पॉलिटिकल थ्योरी में कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना बहुत चीज डिफिकल्ट होता है। जैसे लिबरलिज्म है, तो लिबरलिज्म तो बहुत सारी चीजों की बात करता है, इसमें मॉडर्न भी आ जाएगा, क्लासिकल भी। ठीक है, अब किसी को सिर्फ लिबरलिज्म क्लासिकल सेंस में पता है, तो मॉडर्न जो है वो वेलफेयर की बात करता है, वो नहीं समझ पाएगा। तो एटलीस्ट डिफिकल्ट होता है, एक ही कॉन्सेप्ट के 3-4 मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं। अब बात करते हैं शेल्डन वॉलिन की, मतलब जो अभी मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया उसी के आगे का कंटिन्यूइंग में पार्ट है, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के लिए। शेल्डन वॉलिन क्या बोलते हैं, जो हमने कल के लेक्चर में भी इनका क्या पढ़ा था कि इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के अलग अलग मतलब बताए थे इन्होंने। ठीक है, बुक में मैंने आपको याद कराई थी पॉलिटिक्स एंड विजन, राइट। तो इन्होंने इसमें क्या बोला कि एक ही वर्ड है, ठीक है, वो एक वर्ड आपको पॉलिटिकल मैटर में भी दिखेगा, पॉलिटिकल कोई मैटर चल रहा है पॉलिटिक्स में भी दिखेगा, और वही सेम वर्ड जो है नॉन पॉलिटिकल फिनोमेना, यानी कि हमारी सोशल लाइफ हो गई, इकोनॉमिक लाइफ हो गई, मतलब पॉलिटिकल लाइफ को छोड़ के और कोई लाइफ में भी वो सेम वर्ड दिखेगा। और शेल्डन वॉलिन बोलते हैं कि जैसे देखो मैथ्स में और नेचुरल साइंसेज हम पढ़ते हैं, मतलब जो साइंस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, और मैथ्स के जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, यानी कि वर्ड्स होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब वो वर्ड्स कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैथ्स में अबेकस वर्ड आता है तो अबेकस वर्ड कहीं और अप्लाई नहीं होगा, प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस जो ऐसे टर्मिनोलॉजी है तो कहीं और अप्लाई नहीं हो सकती। नेचुरल साइंस एटम्स है, एटम्स जो हम पढ़ते हैं तो वो कहीं और अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। इवन जो कुछ वर्ड्स, जैसे कि इन्होंने इसमें बता रखा है एग्जाम्पल, शेल्डन वॉलिन ने ही बोला है ये लाइन, कि जैसे अथॉरिटी ऑफ फादर है, अथॉरिटी ऑफ चर्च है, फिर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, देखो इसमें क्या आ रहा है, अथॉरिटी अथॉरिटी अथॉरिटी, एक ही वर्ड 3 सेंस में यूज हो गया। अगर कोई अथॉरिटी बोल रहा है आपको सोशल लेवल पे, तो इसका मतलब फैमिली लेवल पे अगर आपको अथॉरिटी की बात हो रही है तो इसके मतलब आपके पिताजी की बात हो रही है, क्योंकि उनके पास फैमिली में सबसे हेड वही होते हैं। अगर रिलीजियस लेवल पे बात हो रही है, तो अगर आपस में हम रिलीजियस 2% बात कर रहे हैं तो अथॉरिटी वहाँ पे चर्च की, और वैसे ही अगर पॉलिटिकल सेंस में बात हो रही है तो अथॉरिटी यानी कि पार्लियामेंट, संसद की अथॉरिटी। तो सेम वर्ड आपको डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्कशन में देखने को मिल सकता है, ऐसा शेल्डन वॉलिन ने बोला। इसलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे किस वर्ड का क्या सेंस बन रहा है। So therefore when we use the terms of common parlance, parlance होता है मतलब हमारी नॉर्मल बोलचाल, ठीक है, तो आपस में जो बोलचाल में हम आपस में बात करते टाइम जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो उसको हम बोलते हैं कॉमन पैरलांस। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अलग अलग अपनी बोलचाल की भाषा में अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं, और इन सबका बहुत जरूरी है कि जो हम अपनी भाषा में बोलचाल में वर्ड्स यूज कर रहे हैं कॉमन लैंग्वेजेस में, वो उसका एक टेक्निकल मीनिंग को डिटरमाइन करना। फॉर एग्जाम्पल अभी इस लाइन को और अच्छे से समझाऊं, जैसे जो टर्म्स है, ठीक है, कौन कौन से टर्म्स हो गई, वर्ड्स हो गए, मतलब शब्द कौन कौन से, अथॉरिटी, सोशल क्लास, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, आपको पता है ये सारे वर्ड्स तो आपको हिंदी मीडियम वालों को भी आते होंगे, इसका मतलब क्या होता है ना, समानता और जस्टिस, और ये सब तो बहुत ईजी वर्ड है, लोकतंत्र वगैरह।
तो हिंदी मीडियम के लिए इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सोशल क्लास, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा अलग अलग आइडियाज को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, किसी के लिए इक्वालिटी मतलब है कि इक्वालिटी मतलब क्या है कि हमारे जितना भी एक ग्रुप है उसमें आपस में इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, या फिर जो एलीट क्लास है वो सब इक्वल होने चाहिए। और किसी के लिए इक्वालिटी का मतलब है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबको एक ही नजरिए से देखा जाए। तो एक ही वर्ड है लेकिन उसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मीनिंग है। वैसे लिबर्टी भी है, जस्टिस भी है। जॉन रॉल्स का जस्टिस कुछ और है, रूसो के लिए जस्टिस कुछ और है। डेमोक्रेसी के भी कितने सारे थिंकर्स हैं, सबके लिए डेमोक्रेसी की अलग अलग चीजें हैं। किसी के लिए लिबरल डेमोक्रेसी है, किसी के लिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। तो वैसे ही पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो डिटरमाइन करती है, बताती है कि प्रिसाइज मीनिंग को। तो इसलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल फिलॉसफी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें एक प्रिसाइज मीनिंग बताती है। ठीक है, एक मतलब स्पष्ट और मतलब संक्षेप में आप बोल सकते हो, एक संक्षेप हमें एक मीनिंग देती है। ठीक है, विच शुड बी एक्सेप्टेबल टू द अपहोल्डर्स ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। और ये जो मीनिंग है वो अलग अलग आइडियोलॉजीज को एक्सेप्टेबल होना चाहिए और उनको मानना चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि एग्रीमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप दो वर्ड्स हैं मान लो, ठीक है, ए और बी, या लिबर्टी के दो वर्ड्स है, इक्वालिटी के मान लो इक्वालिटी के दो वर्ड्स हैं, अलग अलग थिंकर्स के लिए इसका मीनिंग अलग अलग है, जैसे मैंने अभी समझाया। तो जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा था ना कि एक दूसरे के मीनिंग के साथ एग्री करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के विचारों को मान लो। जैसे लिबरलिज्म वाले जो है, क्लासिकल लिबरलिज्म वाले, वो मॉडर्न लिबरलिज्म वाले थॉट्स को मान ले, ऐसा नहीं है। पर ऐसा बोला गया है कि इससे अगर हम एक मीनिंग पे एग्री कर जाते हैं ना, तो हमें डायलॉग करने में आसानी होती है, आपस में बातचीत करने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम और इक्वालिटी को अगर सेम मीनिंग एक्सेप्ट कर लिया जाए, सोशलिस्ट और लिबरल जो हैं ये उदारवादी लोग, और सोशलिस्ट आपको पता है ये सामाजिक वाले, ठीक है, जो समाज की बात करते हैं। तो अगर ये दोनों मान लें कि हाँ भाई फ्रीडम इनके लिए भी सेम है, लिबरल वालों के लिए और सोशलिस्ट वालों के लिए भी फ्रीडम वही है, और इक्वालिटी का मतलब भी लिबरल और सोशलिस्ट के लिए सेम है, तो क्या होगा, एक दूसरे के विचारों को वो समझ पाएंगे। ठीक है, और वो अप्रिशिएट कर पाएंगे उन चीजों को। और इसमें आगे ओपी काबा बोलते हैं कि जब तक हम एक दूसरे के जो मीनिंग्स है, मतलब जो टर्म्स हमारे पास हैं पॉलिटिकल साइंस में, लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह, जब तक हम उसका एक संक्षेप मतलब प्रिसाइज एकदम स्टिक एकदम सटीक बोल सकते हो आप, हाँ संक्षेप तो नहीं बोलेंगे, सटीक मीनिंग नहीं निकाल लेते, तब तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत चालाकी से एक शब्द का जो प्रयोग है वो किसी वीक पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए कर देंगे। जैसे हमारे आपने देखा होगा मंत्री वगैरह की डिबेट चलती है, तो कोई एक ही वर्ड को पकड़ के इस तरीके से दिशा घुमा देते हैं, अपनी तरीके से उसको घुमा देते हैं। और कुछ सेल्फिश लीडर्स होते हैं जो डेमागॉग्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डेमागॉग्स क्या होगा, हमारे बेसिकली बुरे रूलर आप मान सकते हो, दुर्जन रूलर मान सकते हो, वो डेमागॉग्स होते हैं। और तो वो क्या करते हैं, इन सब मतलब जो त्रुटियां होती है अलग अलग मीनिंग्स का अलग अलग मतलब निकाल के, एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब निकाल के अपना क्या करते हैं, जनता को बहकाने की कोशिश करते हैं, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल अपील देते हैं। और लॉजिक तो तर्क तो उनकी बातों में होता ही नहीं है, घुमा फिरा के वो कैसे भी मैनिपुलेट करते हैं बेसिकली। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है मोसोलोनी का, जो इटली में जिनका शासन था, ठीक है, उनका भी क्रूर शासन माना जाता है। अगेन अ प्रिसाइज एंड वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ टर्म इनेबल्स ईच थिंकर टू बिल्ड हिज आर्गुमेंट ऑन साउंड फुटिंग। अगर एक ही वर्ड का हम एक वाइड मीनिंग एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, एक शब्द का अलग अलग मीनिंग ना हो के एक ही अर्थ निकाले, तो हमारा जो कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर हम देते हैं, ठीक है, या डिबेट करते हैं, तो उसमें लॉजिक जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, एंड एज एवरी इनोवेटिव मैकेनिक नीड नॉट इन्वेंट अ व्हील टू असेंबल अ न्यू मशीन। तो जैसे इनोवेटिव मैकेनिक की यहाँ पे इंजीनियर की बात हो रही है बेसिकली, तो अगर वहां पे अगर उसको जैसे एक व्हील इन्वेंट करने के लिए दिया जाता है, एक पहिया इन्वेंट करने के लिए दिया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि उस पहिए को इन्वेंट करना पड़े उसको एक पूरी की पूरी नई मशीन बनाने के लिए। तो हर थिंकर वैसा ही होता है, उसको जरूरी नहीं है कि एक नई टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़े अपना विचारों को रखने के लिए, एक अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर थिंकर को अलग अलग टर्मिनोलॉजी यानी कि अलग अलग टर्म्स यानी कि वर्ड्स की जरूरत पड़े, एक ही वर्ड से आप अपने विचारों को समझा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि लिबर्टी का मतलब हमारे लिए फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, तो आप कोई और दूसरा शब्द ढूंढ लो अपने फ्रीडम ऑफ ग्रुप को समझाने के लिए। तो ऐसे थोड़े, तो ऐसे तो कितने सारे वर्ड्स दुनिया में बन जाएंगे कि मेरा तो फ्रीडम ऑफ ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो कहेगा नहीं मैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो मेरा लिबर्टी वर्ड ले लेता हूँ, तो कोई और वर्ड रख ले इसको समझाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
फोर्थ सिग्निफिकेंस है कि हम क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी की वजह से, जब हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी को समझते हैं तो इससे हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेशन इनकरेज होती है। मतलब एक दूसरे के प्रति हम रिस्पेक्टफुल होते हैं, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल, यानी कि मैं आपकी तरफ रिस्पेक्टफुल हूँ तो आप मेरी तरफ भी रिस्पेक्टफुल रहोगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ और आप सामने से मुझे गालियां गालियां दे रहे हो, तो इतना अच्छा भी नहीं बनना। तो इससे क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो एक दूसरे के प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जनरेट होती है और साथ ही साथ टॉलरेशन, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं सहन शक्ति, ठीक है, तो सहन शक्ति भी बढ़ती है, टॉलरेशन आ जाती है। अब इसको समझे तो क्या लिखा है, जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो ट्रेडिशन है वो बताता है, डिबेट है एक तरीके का बिटवीन अपहोल्डर्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, इन सब की विचारधाराएं अलग अलग हैं, ठीक है, और इनके बीच में आपस में वर्सेस में डिबेट भी चलती रहती है। तो इसको डिबेट को समझने के लिए हम पॉलिटिकल थ्योरी का सहारा लेते हैं। मोस्ट जो ज्यादातर जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स है पुराने टाइम के, प्राचीन जमाने के पॉलिटिकल फिलोसफर्स से लेकर अभी तक के जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स हुए हैं उन सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम रही है, और कॉमन प्रॉब्लम कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉब्लम पे वो डील करते हैं और हमें उससे एक न्यू इंसाइट्स देते हैं, न्यू एक विचार देते हैं, ठीक है। एंड्रयू हेकर जैसे हैं, ये हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था, इन्होंने भी पॉलिटिकल फिलोसफी और थ्योरी पे काम किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज अ नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन अमंग थ्योरिस्ट। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा आजीवन काल के लिए, ये प्रोसेस चलता रहेगा। किसके बीच में चलेगा, थ्योरिस्ट, अलग अलग थ्योरी के जो लोग हैं, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब के जो लोग हैं वो उनके बीच में। एंड वाइल द ग्रेटेस्ट ऑफ द डिबेट्स आर नेवर रिजॉल्व, और बोलते हैं कि जितनी भी बड़ी डिबेट हो जाए वो कभी रिजॉल्व नहीं होती। द क्रिटिसिज्म विच द राइटर्स मेक ऑफ ईच अदर आर ऑलवेज मोस्ट विविड एंड इलिमिनेटिंग, ठीक है। तो हमेशा इन दोनों के बीच में जो डिबेट चलती रहती है, ए और बी के बीच में, कोई भी थ्योरी आप मान लो, तो वो कभी जो है रिजॉल्व नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती रहती है, ठीक है। और जो पॉलिटिक्स है वो किसके बारे में, पॉलिटिक्स किसके बारे में, मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ साइंसेस। तो ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने आंसर में यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है आंसर इससे, कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स सिर्फ मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ साइंसेस है, कि मतलब सारी विचारधारा में से सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मानी जाएगी साइंसेस में से, वो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक माना जाता है। और जो फाइनल जजमेंट है पॉलिटिकल रियलिटी से रिलेटेड और गुड लाइफ से रिलेटेड, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका दायित्व है, कि हमें कौन बताएगा कि पॉलिटिकल रियलिटी ये है और गुड लाइफ ये है, अच्छी जिंदगी हम इसे बोल सकते हैं, ऑफ ऑल हु अंडरटेक द स्टडी ऑफ थ्योरी। ऑब्वियसली जिसको पॉलिटिकल थ्योरी आती होगी, पॉलिटिकल थ्योरी को समझ आता होगा जिसको, ठीक है, वही हमें बता सकता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है, पॉलिटिकल रियलिटी क्या है क्या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें पॉलिटिकल थ्योरी से ही पता चलती हैं। और जब हम पॉलिटिकल फिलोसफर्स के जो थ्योरीज है, उनका जो ट्रेडिशन है यानी कि उनकी फिलोसफी, उसको हम समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट को, एक दूसरे के विचारों को भी समझ पाते हैं। एक दूसरे यानी कि अगर लिबरलिज्म मार्क्सिज्म की थ्योरी पढ़ रहा है तो वो मार्क्सिस्ट विचारों को भी समझ पाएगा और मार्क्सिस्ट जो है लिबरल के विचारों को भी समझ पाएगा। तो इससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाए। किसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, किसी थ्योरी की। जैसे मार्क्सिस्ट ने अपनी थ्योरी दे दी, ये किसी और के बारे में सोचे ही नहीं, तो ये कौन बताएगा कि लिबरलिज्म में क्या त्रुटियां हैं, उसका क्रिटिसिज्म कौन करेगा, उसकी वीकनेस क्या है लिबरलिज्म की, वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये सामने वाला अच्छे से बता सकता है ना। खुद जो है हमें खुद में सिर्फ कमियां नहीं दिखेंगी, कभी हमें लगेगा कि हाँ हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी विचारधारा आएगी वो आपको बता सकती है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अच्छे से। तो इससे हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। दूसरा जरूरी नहीं है कि लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म, हम भी बता सकते हैं। जैसे अगर मैंने आज लिबरलिज्म पढ़ा, कल मैंने मार्क्सिज्म पढ़ा, फिर सोशलिज्म पढ़ा, तो मुझे पता चल जाएगा इन तीनों में क्या क्या कमियां हैं और इन तीनों की क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। तो एज अ रिसर्चर जब मैं पीएचडी स्कॉलर बनूंगी तो मैं इस पर रिसर्च कर सकती हूँ कि देखो इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी वीकनेस है, ऐसे करके मैं इनको क्रिटिसाइज भी कर सकती हूँ। और जब हमें ट्रूथ और वीकनेसेस पता चल जाएंगे तो हम दूसरों को कन्विंस भी कर पाएंगे। अगर कोई मार्क्सिस्ट हमारे सामने आ जाता है, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कार्ल मार्क्स के सपोर्टर होते हैं, वो हमारे सामने आ जाता है और हम सोशलिस्ट है मान लो, ठीक है, वैसे कार्ल मार्क्स भी ऑब्वियसली सोशलिस्ट थे, वो सोशलिज्म की बात करते थे, क्लासलेस सोसाइटी की। लिबरलिज्म मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब ठीक है, तो हम एक दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे अपने व्यू पॉइंट को लेकर, और दूसरों से कन्विंस भी हो पाएंगे एक बार हमें सच्चाई का पता चल जाए। इन शॉर्ट पॉलिटिकल थ्योरी हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट जनरेट करने में हेल्प करती है, टॉलरेशन में हेल्प करती है, कि हम दूसरों के विचारधारा के प्रति कट्टर नहीं होते, मतलब अपनी विचारधारा के प्रति कट्टर नहीं होते, दूसरे के विचारों को भी समझने की कोशिश करते हैं, टॉलरेंट होते हैं। टॉलरेंट यानी कि
हमारे में इतनी सहन शक्ति होती है कि अगर हमारे सामने कोई दूसरी विचारधारा का बंदे आ गए तो हम उसका मर्डर नहीं कर देंगे, हम उसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ रिस्पेक्टफुल भी रहेंगे एंड प्रॉम्प्ट्स अस टू रिजॉल्व आवर डिफरेंसेस पीसफुली। और हम पॉलिटिकल थ्योरी की, क्योंकि विज्ञान भी पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं हमें, तो हम अपनी प्रॉब्लम को एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट से पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो हमने पढ़ा उसके कंक्लूजन की। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी आता है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। दो ब्रांचेस जो हैं, दो ब्रांचेस कौन सी, ये और ये जो दो ब्रांचेस हैं, ये अगर इन दोनों को साथ में लेकर जोड़ा जाए तो इसके हम मोटा मोटा 3 फंक्शंस बता सकते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उस बेसिस पे हम 3 फंक्शन बता सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। क्या? एक जो पॉलिटिकल थ्योरी हमें डिस्क्रिप्शन में हेल्प करती है, किसी चीज को डिस्क्राइब करने में, उसका विवरण करने में, क्रिटिसिज्म करने में मतलब आलोचना करने में, और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि मैंने आपको बताया था पूर्ण निर्माण करने में। पूर्ण निर्माण यानी कि जो हम गलतियां निकली उससे सीखा और इम्प्रूव किया। देन ये 3 फंक्शन आपको याद रखने हैं, डी सी आर, ठीक है, डी सी या सी डी आर ऐसे सही रहेगा क्योंकि ABCD आता है, तो CDR में आपको याद रखने हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो किस पे रिलाई करती है? एम्पेरिकल मेथड पे। जो एम्पेरिकल मेथड किस पे बेस्ड होता है? नॉलेज पे, जो कि हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो कि रिलायबल है। ये हमने कल पढ़ा था, एम्पेरिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, रिलायबल, ये सब मैं बता चुकी हूँ, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए कल का लेक्चर पहला देख लेना। देन हेंस इट स्पेशलाइजेस इन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं और ये हमने कल पढ़ा भी था क्या होता है एक्सपीरियंस में, क्या क्या चीजें करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हेल्प करता है। पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो वैल्यू जजमेंट के साथ भी कंसर्न होती है, वैल्यू जजमेंट भी हमने कल पढ़ा था, जिसके जरिए हम क्रिटिसिज्म और रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आप ऐसा मानो कि जो C और R है वो पॉलिटिकल फिलोसफी के थ्रू हम ला सकते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी का फंक्शन है, और जो D है डिस्क्रिप्शन यानी कि इंपेरिकल, ये पॉलिटिकल साइंस का फंक्शन है। तो ये जो लास्ट के 2 वर्ड्स हो गए वो, या CR मान लो, जैसे CR क्या होता है? क्लास का रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है कि नहीं, जैसे क्लास के मॉनिटर होते हैं तो कॉलेज में हम CR बनाते हैं, तो जो CR है वो पॉलिटिकल फिलोसफी की बात कर रहा है, और जो सिर्फ D रह गया डिस्क्रिप्शन, वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इन तीनों का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था। देन जो पॉजिटिविज्म है और न्यू पॉजिटिविज्म यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म के जो एडवोकेट्स, एडवोकेट मतलब ये नहीं कि लॉयर वगैरह, एडवोकेट मतलब उसके सपोर्टर, जो पॉजिटिविज्म को सपोर्ट करते हैं और न्यू पॉजिटिविज्म को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे लोग जो बिहेवियरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उनके लिए पॉलिटिकल फिलोसफी का कोई महत्व नहीं है। ये हमने कल भी पढ़ा था, इसलिए कंक्लूजन में एक समरी दे रखी है कल के और आज के लेक्चर की कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी। देन दे आर्ग्यू दैट द इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है, ये भी हमने कल पढ़ा था। इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स जो है इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होती हैं, ये भी पढ़ लिया था। कोई रिलायबल मेथड नहीं है, कि ये भी हमने पढ़ा था कि सही और गलत का कोई पैमाना नहीं होता, ठीक है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जो आपके लिए बुरा है वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है। अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ बीमार थी, उसको खाना चाहिए था, ठीक है, तो वो मेरे लिए सही होगा, हो सकता है वो आपके लिए एज अगर आप जज हो, ठीक है, या फिर पुलिस में हो तो आपको लेके कहा ये तो चोर है, चलो इसको जेल में डालो, उसकी मजबूरी नहीं देखोगे, तो वैसी चीजें, ठीक है, ये सारे हमने पढ़ा था। फिर क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू जजमेंट जो है वो प्रीव्यू ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ऑल टुगेदर आते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में वैल्यू जजमेंट आता है लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नहीं। और यहाँ पे एक पॉइंट, पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस की बात सिर्फ और सिर्फ न्यू पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म वाले करते हैं, वो पॉलिटिकल फिलोसफी को इंक्लूड नहीं करते। हाउएवर जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, बिहेवियरलिज्म भी इसी की बात करता है, ठीक है, वहां पे 3 थे, पॉजिटिविज्म, नियो पॉजिटिविज्म और बिहेवियरलिज्म, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब ये तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। जो इंपेरिकल बातें कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बातें कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है कल पढ़ा था। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ऐसा है जो पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करता है, ये भी क्या होती है हमने कल पढ़ी थी, वैल्यूज वगैरह ये सारी चीजें। और यहाँ पे आप अपने एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो कि वैल्यू जजमेंट का जो वैल्यू जजमेंट है वो कहाँ कहाँ काम आती है। तो वैल्यू जजमेंट अब जो नए नए कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि हमारा फेमिनिज्म हो गया, इन्वायरमेंटल का कॉन्सेप्ट है, सबऑल्टर्न ग्रुप्स जो मतलब थर्ड लेवल के जो लोग हो गए, मतलब गरीब लोग, ठीक है, मार्जिनलाइज ग्रुप्स जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए वैल्यू जजमेंट का जो उपयोग किया जा सकता है, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी का उपयोग किया जा सकता है। और पॉलिटिकल थ्योरी जो है tends to relinquish this important function. It may be grabbed by some less competent agency.
तो इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी अपना रिलेवेंस जो है रिलिंक्विश मतलब होता है त्यागना, अगर जो उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो हमने अभी 3 फंक्शन पढ़े ना CDR वाले, अगर वो पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं होंगे तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है यानी कि जो पॉलिटिक्स होगी वो कोई भी लेस कॉम्पिटेंट एजेंसी उसको ग्रैब कर लेगी, मतलब वो चलाने लगेगी। लेस कॉम्पिटेंट मतलब वो उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है, ठीक है, उसमें काबिलियत या काबिलता नहीं ही नहीं है, शायद मैं सही बोल रही हूँ ना, हिंदी मीडियम वालों को पता होगा, तो काबिल नहीं है वो, इतने जो कम काबिल है वो ये काम करने लग जाएंगे अगर पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारे फंक्शंस ना हो तो। अभी यहाँ पे देखो डेविड हिल्ट क्या बोल रहे हैं, पहले तो इनकी बुक याद रख लो, पॉलिटिकल थ्योरी टुडे 1991। इसमें वो बोलते हैं टेकन एज अ होल द टास्क ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आर अनक्वेश्चनेबल डिमांडिंग। तो अगर एज अ होल अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो टास्क है वो बहुत अनक्वेश्चनेबली डिमांडिंग होता है, यानी कि हम बिना किसी पूछताछ के उसको हमें समझना होता ही होता है। पॉलिटिकल थ्योरी इतना डिमांडिंग कॉन्सेप्ट है। और अगर इसमें इन द एब्सेंस ऑफ देयर सिस्टमैटिक परसुएट देयर इज ऑलवेज द डेंजर दैट, अगर सिस्टमैटिक परसुएट का अगर हम नहीं देखे, सिस्टमैटिकली नहीं देखे चीजों को, तो हमेशा क्या एक डेंजर बना रहता है पॉलिटिक्स में। क्या डेंजर? कि हम जो है इग्नोरेंट हो जाएंगे, ठीक है, और सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब सेल्फिश हो जाएंगे, ठीक है, और इग्नोर करने लग जाएंगे चीजों को, मतलब अनदेखा कर देंगे बेसिकली। अगर हम चीज अगर क्या हो सिस्टमैटिक परसुएट यानी कि सिस्टमैटिक नॉलेज हमारे पास ना हो। सिस्टमैटिक नॉलेज हमने कल पढ़ा भी था क्या था, और टू दो सिंपली विद अ विल टू पार, या फिर जिसको बस सत्ता ही चाहिए कि हाँ मुझे भाई सत्ता में आना चाहिए, मैं जैसे भी आऊँ, तो उसके लिए पॉलिटिक्स जो है, हमारा पॉलिटिक्स जो है बहुत डेंजर हो जाएगा अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ गए तो। दस ऑल द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैव नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सारे फंक्शन जो पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के टाइम पे, और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ग्लोबल डायमेंशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। और मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे एज्यूम कर रही है ग्लोबल डायमेंशन, मतलब कि ये ग्लोबल लेवल पे ये प्रॉब्लम्स आ चुकी है। जैसे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, सिर्फ हमारे देश की नहीं है, हर लेवल पे है। जस्टिस की प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश की नहीं है, पूरे ग्लोबल लेवल पे चल रही है, वैसी सारी चीजें। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी तो हर फील्ड में काम आएगा, एंड दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी एज सच, और इनको एज अ ह्यूमैनिटी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि जब पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो रही थी तो धीरे धीरे क्या क्या डिबेट्स होने लगी किन किन आइडियोलॉजीज के बीच में। सो बेसिकली जब शुरू शुरू में पॉलिटिकल थ्योरी आई थी तब एक वो सिस्टमैटिक नॉलेज थी, उसका खुद का एक गोल था, खुद का एक मेथड था, लेकिन और इसका एक लॉन्ग ट्रेडिशन जो है, मतलब कम से कम 2.5 मिलियन सेंचुरी से ये चलता है, मिलियन सेंचुरी नहीं, मतलब 2.5 मिलियन सालों से ये चीज चलती आ रही है। क्या? पॉलिटिकल थ्योरी अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब मिड 20th सेंचुरी आया तो क्या हुआ, तब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। सो मिड 20th सेंचुरी में जो न्यू एक्सपोनेंट्स ऑफ न्यू पॉलिटिकल साइंस आए थे, एक्सपोनेंट्स यानी कि जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, जो उसके बारे में बोलते हैं, तो न्यू पॉलिटिकल साइंस इमर्ज हुई, और उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है इसका जो रिलेवेंस है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिकल थ्योरी को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक पुरानी यानी कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली ये सब पढ़ा, और एक आज के टाइम की पॉलिटिकल फिलोसफी जिसको हम न्यू पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं डेविड ईस्टन की। डेविड ईस्टन की बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये बुक का नाम है। एग्जैक्टली दैट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन मियर स्पेकुलेशंस, तो जो पुराने टाइम पे या जो पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी, जो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा वो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, वो किस पे बेस्ड है? सिर्फ स्पेकुलेशन पे। स्पेकुलेशन क्या होता है? अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन को हिंदी मीडियम क्या बोल सकते हैं? अनुमान। तो सिर्फ हमारा एकमात्र अनुमान है कि ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, तो इस पे जो पुराने पॉलिटिकल थ्योरी थी वो सिर्फ अनुमान के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, सारे उनके जो बातें थी वो अनुमान के ऊपर बताते थे। इट वॉज डिवॉइड ऑफ एक्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी, और उसमें कभी भी हमने पूरे एकदम रियलिटी वाले स्तर पे आके क्या नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, चीजों को समझा नहीं, अच्छे से परखा नहीं, सिर्फ हमने एज्यूम कर लिया और हमने मान लिया। ठीक है, तो ये न्यू पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल रहे हैं। इन ऑर्डर टू ले साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, अगर हमें पॉलिटिक्स को साइंटिफिक तरीके से समझना है तो इट वाज तो जरूरी है क्या करना, टू रेस्क्यू इट फ्रॉम द स्टडी ऑफ क्लासिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज। तो हमें जितने भी पुराने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है उसको खत्म करना पड़ेगा, मतलब उसके जो एक बबल है ना आप न्यू पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी का, उससे बाहर आना पड़ेगा और फिर चीजों को समझना पड़ेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पुराने पॉलिटिकल आइडियाज है सब खारिज कर दो, खत्म कर दो, और जो नए तरीके से चीजें शुरू करो। अगर आपको पॉलिटिक्स को कैसे समझना है, साइंटिफिक फाउंडेशन से समझना है, साइंटिफिक तरीके से समझना है, ऐसे डेविड ईस्टन ने बोला। डेविड ईस्टन बोलते हैं
मतलब डेविड ईस्टन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के खिलाफ है, और वो बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी होता है सिर्फ एक रिजल्ट है, प्रोडक्ट है टर्मोइल दैट करेक्टराइजेस द पास्ट एजेस। तो टर्मोइल होता है मतलब एक तरीके से एकदम बुरा हो जाना, या आप क्या बोल सकते हो हिंदी में, उथल पुथल मच जाना बेसिकली। तो जो पुराने टाइम पे उथल पुथल चल रही थी, कयास चल रहा था, आप हिंदी में इंग्लिश वाले, जो कयास चल रहा था उसके कारणों की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसी ऐसी बातें बोली गई। कौन सी पॉलिटिकल थ्योरी? ट्रेडिशनल, प्राचीन वाली पॉलिटिकल थ्योरी में। देन इन पर्टिकुलरली ये कहाँ पे आई? ग्रीस में आई थी, प्लेटो से भी पहले। जो पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है वो प्री प्लेटो डेज में ग्रीस में आई थी। एंड ये में आई थी 15th सेंचुरी में, इंग्लैंड में आई 16 और 17 सेंचुरी में, और फ्रांस में आई थी 18 सेंचुरी में। विच वर डेज ऑफ वाइडस्प्रेड सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल, क्योंकि इन सब सेंचुरीज में क्या हो रहा था, पॉलिटिकल और सोशल लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें इम्प्रूव तो नहीं, मतलब एक तरीके से उसमें चढ़ाव आ रहा था पॉलिटिकल साइंस में या सोशल लाइफ में, ठीक है, उथल मुथल मची हुई थी। तो ऐसे जब चीजें हो रही थी तो कुछ ना कुछ थ्योरी इमर्ज हुई, और वो थ्योरी हमारी थी ट्रेडिशनल वाली। और इसका कोई आज के टाइम पे, जो पुरानी जो थ्योरीज है ना, उसका आज के टाइम पे कोई भी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस नहीं है। आज के टाइम पे वो नहीं रिलेवेंट, ऐसा डेविड ईस्टन बोलते हैं। ईस्टन ने ये भी बोला कि देर दैट देयर हैज बीन नो आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिलोसफर आफ्टर मार्क्स। मतलब देखो, ईस्टन जो है मार्क्स की तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा मान के चलो ईस्टन और मार्क्स आपस में दोस्त हैं, और जेएस मिल को भी मान के चलो एमएम, ठीक है, तो एक से मार्क्स एक से मिल, तो ये दोनों को वो बोलते हैं कि जितना पॉलिटिकल जो आउटस्टैंडिंग बोले, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, हाँ, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जितना मार्क्स और जेएस मिल ने किया था ना, उतना किसी ने नहीं किया उनके बाद, ठीक है। तो ये दोनों इसको इसको ईस्टन जो है, डेविड ईस्टन सॉरी, मार्क्स और मिल की तारीफ कर रहे हैं। वाई लिव पैरासिटिकली ऑन अ सेंचुअर ओल्ड आइडियाज, तो हमें क्यों ऐसे, जैसे एक दीमक चिपकी रहती है ना अपने जगह पे ऐसा करके, ठीक है, वुड पे चिपक जाती है, तो वैसे हमें पुराने आइडियाज से क्यों चिपक के रहना है, डेविड ईस्टन ने सवाल पूछते हैं। ईस्टन ये भी बोलते हैं कि दैट जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के लोग हैं या सोशोलॉजिस्ट सामाजिक लोग जो हैं, हैड प्रोड्यूस अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजिस्ट ने तो अपने अपने जो क्षेत्र है, अपना अपना जो फील्ड है, उसमें बहुत अच्छा काम किया, सिस्टमैटिकली स्टडी किया है। लेकिन जो ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना, वो अपने काम में पीछे रह गए हैं। इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी निभाया है, इकोनॉमिस्ट और सोशोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत अच्छे से किया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है इन मामलों में पीछे चल रहे हैं। वो ये सारा डेविड ईस्टन बोल रहे हैं, ठीक है। तो डेविड ईस्टन को अपने आंसर में हमेशा इंक्लूड करना ही करना है। दे फेल टू एक्वायर सुटेबल रिसर्च टूल्स टू अकाउंट फॉर द राइज ऑफ फासिज्म। तो हम क्या करते हैं कि वो सुटेबल रिसर्च टूल्स नहीं है उनके पास, कि जिससे वो पता लगा सके कि फासिज्म क्यों आया, कम्युनिज्म क्यों आया, कभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पता नहीं लगाया है। अगेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इकोनॉमिस्ट और जो सोशोलॉजिस्ट थे या जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोविज्ञान वाले जो लोग थे, वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया था उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझाने के लिए। कि सोशोलॉजिस्ट ने बताया कि समाज में ये बुराइयां चल रही थी और ऐसा ऐसा हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इकोनॉमिस्ट ने बताया ऐसी अर्थव्यवस्था में ये चीजें हो रही थी। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि मनोविज्ञान का क्या रोल था, कैसे मानसिकता थी लोगों की, तो ये सारी चीजें। लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो रोल है इसमें इग्नोर किया गया है, ठीक है। बाकी तीनों का रोल बहुत अच्छा रहा। इसलिए लास्ट में डेविड ईस्टन बोलते हैं कि हमें एक बिहेवियर पॉलिटिकल साइंस को बिल्डअप करने की जरूरत है। पॉलिटिकल साइंस में एक चीज मिसिंग है, वो है बिहेवियर। हम लोगों का बिहेवियर नहीं समझते, उनको क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करते बेसिकली। तो ईस्टन बोलते हैं कि हमें बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वर्ड आप भूलना मत, इसको गांठ बांध लो, इस टर्म को, बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस, डेविड ईस्टन। और जो बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत हद तक सोशल साइंसेस से मिलती जुलती है। और इसका इसीलिए जो सोशल साइंसेस में, क्योंकि हम सोशल साइंसेस का ही हम स्टूडेंट है, सोशल साइंसेस वाले ही पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, तो उसी का पार्ट हो गया, तो एक आपस में अलग नहीं है। और इससे हम डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प होगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट व्हाइल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वाज प्राइमरीली कंसर्न विद इवॉल्विंग सुटेबल वैल्यूज फॉर सोसाइटी। तो उन्होंने बोला देखो, आधा काम तो हमारी पुरानी जो पॉलिटिकल थ्योरी ने कर दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि वैल्यूज कैसे निकली सोसाइटी से, क्या क्या अच्छी वैल्यूज हैं। वैल्यूज मैंने आपको कल समझाया था, जो हमारे लिए सही है, जो हमारी गुड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो वैल्यूज को स्थापित करने का काम, उसका एवोल्यूशन का काम
पुरानी जो ये पॉलिटिकल थ्योरी थी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, एक सेकेंड में इसको रब कर दूं, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है, समझ नहीं आ रहा होगा। सो सी, ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है इसने अपना काम कर दिया है वैल्यूज का, तो हमें इसके लिए एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे एफर्ट्स किस डायरेक्शन में होंगे, मतलब जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है या न्यू पॉलिटिकल साइंस है उसको क्या करना पड़ेगा। अगर आधा काम तो इन्होंने कर दिया, उन्होंने बोला ही बिलीव दैट, डेविड ईस्टन ने बोला वैल्यूज रिप्रेजेंट इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेफरेंसेस रिलेटिव टू सोशल कंडीशन इन विच दीज आर डेवलप्ड। तो अलग अलग वैल्यूज के लोग अलग अलग प्रेफरेंसेस अपने बताते हैं, जो मैंने आपको कल भी पूरे अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया था, ठीक है। तो डेविड ईस्टन बोलते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं अलग अलग इंडिविजुअल की अलग होती है, ग्रुप प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को डिसाइड करते हैं, इन रिलेशन टू व्हाट, इन रिलेशन टू सोशल कंडीशन। तो ये जो हमारी वैल्यूज है किस पे डिपेंड कर रही है। अगर हम आज जैसे मेरे सामने 4 ऑप्शन रखे गए, तो मैं ऐसा बोलूंगी कि बी को मैं सबसे पहले रखना चाहती हूँ और डी को मैं सबसे लास्ट रखना चाहती हूँ। वैसे सेम वैल्यू को कोई और पर्सन जो है वो बोलेगा कि नहीं, मैं ए को सबसे पहले रखना चाहता हूँ और सी को लास्ट रखना चाहता हूँ। तो इसका ये चेंज क्यों आया, थी तो सेम वैल्यूज, चेंज इसलिए आया क्योंकि उनकी सोशल कंडीशन अलग थी जिसमें वो पले बड़े हैं, ठीक है। जैसा आपका कल्चर होगा वैसे आपकी सोच होगी, वैसे वैल्यूज की। और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में क्या है, उन्होंने खुद का वैल्यू सिस्टम जनरेट कर लिया है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने इंसाइट्स के, अपनी नॉलेज के बेसिस पे। तो हमने अपना वैल्यू सिस्टम खुद जनरेट कर लिया है। मैंने आपको बोला ना कि सबकी वैल्यूज अलग होती है, आपके कल्चर में अलग अलग चीजें होती होंगी, अलग अलग प्रथाएं होती होंगी, हमारे कल्चर में अलग अलग प्रथाएं और चीजें और रीति रिवाज होते हैं बेसिकली। तो ये सब आज के टाइम पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें बताएगा वैल्यू। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इसलिए सिर्फ कॉजुअल थ्योरी पे फोकस ना करके पॉलिटिकल बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सिर्फ फोकस करना चाहिए ऑन बिल्डिंग कैजुअल थ्योरी टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल बिहेवियर, क्योंकि वैल्यूज का काम हम किसने कर दिया, वैल्यूज का काम कर दिया पॉलिटिकल थ्योरी ने। तो हमें अब जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आई है, ट्रेडिशनल वालों ने इसकी बात कर दी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करेंगे, एक कॉजुअल थ्योरी बिल्ड करेंगे। कॉजुअल क्या होता है, जो कॉज पे बेस्ड हो, कारणों पे बेस्ड हो, किसका क्या कारण हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉजुअल थ्योरी क्या है, रिलेशन बताती है कॉज और इफेक्ट के बीच में, कारण और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बीच में जो रिलेशन बताता है वो है कॉजुअल थ्योरी। आपको पेपर 1 अगर कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। इन अदर वर्ड्स इट इंक्वायर्स इनटू द कॉज ऑफ व्हाट हैपेंस। इससे क्या होता है, आपको हेल्प करेगा कि कारणों में कि क्या हो सकता है, क्या मतलब कुछ भी जो चीजें हुई उसका क्या कारण था, और इसके थ्रू आप एक अंदाजा लगा पाओगे, एंटिसिपेट मतलब अंदाजा लगा पाओगे व्हाट विल हैपन इफ सर्टेन कॉज इज प्रेजेंट। और अगर ऐसा कोई कारण हमें देखने को मिलता है तो क्या होगा, क्या है और क्या होगा, ये हमें कॉजुअल थ्योरी के थ्रू पता चल सकता है। देन ईस्टर्न जो है अपना व्यू पॉइंट चेंज करते हैं आफ्टर 1.5 डिकेड्स। तो ऑलमोस्ट कितना, आप मान लो 15 साल, एक डिकेड 10 साल का होता है तो 1.5 हो गया, 15 साल अप्रॉक्स। तो 15 साल के बाद उन्होंने अपना खुद का व्यू ही चेंज कर दिया। जो अभी तक उन्होंने इतनी सारी बातें बोली जो मैंने आपको बताई, उनको उन्होंने अपना व्यू चेंज कर दिया, या खारिज तो नहीं करी, मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया अपनी बातों को, से वो पीछे हट गए, हिपोक्रेट थे थोड़ा सा, ऐसा मान के चलो। तो ये भी कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने कहाँ पे पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन की शुरुआत की। अभी तक वो बिहेवियरलिज्म की बात कर रहे थे, साइंटिफिक चीजों की बात कर रहे थे, वैल्यूज की बात कर रहे थे, मतलब वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल थे, सॉरी, कि वैल्यू नहीं होगी और हम सिर्फ पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करेंगे, वैल्यू न्यूट्रल थे और वैल्यू फ्री थे, कॉल बिहेवियरलिज्म, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बोला ना कि उन्होंने बोला कि वैल्यूज का काम तो ट्रेडिशनल वालों ने कर दिया है तो हमें उस पर फोकस नहीं करना। लेकिन जब वो बाद में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, डेविड ईस्टन, कहाँ के प्रेसिडेंट, इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं वो 1969 में। वहां पे एक स्पीच देते हैं और स्पीच में पोस्ट बिहेवियर रेवोल्यूशन लॉन्च करते हैं। पोस्ट बिहेवियर रेवोल्यूशन क्या, इसका आ जाएगा हिंदी मीडियम में, व्यवहारवाद बोलेंगे बिहेवियरलिज्म को, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म मतलब व्यवहारवाद के बाद का जो आइडियोलॉजी आई, ठीक है वो। देन इन फैक्ट ईस्टर्न वाज ट्राइंग टू कन्वर्ट पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम अ प्योर साइंस टू अप्लाइड साइंस। और ईस्टर्न जो है, डेविड ईस्टर्न, वो प्योर साइंस से, कि वो बोल रहे थे पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस है, फिर उन्होंने चेंज किया कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस नहीं है, कि जैसे प्योर साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वैसे हम हर वो प्रिंसिपल्स को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर वाटर है तो वाटर हर जगह H2O ही होगा,
कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है, या जो न्यूटन के लॉज है वो हर जगह सेम ही होंगे। तो वैसे उन्होंने बोल दिया कि पॉलिटिकल साइंस भी प्योर साइंस है, जो एक बार ही हो गया वो हर जगह अप्लाई होगा, बल्कि ऐसा थोड़ी होता है पॉलिटिकल साइंस में, ये तो सोशल सब्जेक्ट है, ये तो इंटरप्रिटेशंस होती हैं। तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, प्योर साइंस नहीं है, प्योर साइंस बिहेवियरलिज्म में था, जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, व्यवहारवाद के बाद की बात हुई, तो अप्लाइड साइंस बोला कि इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो इसलिए जो ये लाइन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार इसको कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे प्योर साइंस से हम आ गए अप्लाइड साइंस की तरफ। और फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, किस चीज पे इंसिस्ट किया, किस चीज पे जोर डाला डेविड ईस्टन ने, कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे कंटेम्प्रेरी, मतलब आज के जमाने की जो सोसाइटी है उसको हेल्प करेगी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। कोई भी आपदा आती है, कोई भी कंफ्लिक्ट होता है, तो हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस सोसाइटी के कंफ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इस बात पे डेविड ईस्टन ने जोर दिया था, इंसिस्ट किया था। This also involved a renewed concern with values which were sought to be excluded in the earlier behavior approach. यहाँ पे जैसे कि जो पुराना बिहेवियरल अप्रोच था जो हमने पढ़ा इससे पहले डेविड ईस्टन ने, उसमें वैल्यूज की कमी थी, लेकिन पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में वैल्यूज को भी डेविड ईस्टन ने इंपॉर्टेंस दी। द डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी विच अपीयर्ड इन 1950s, तो जो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन होने की जो डिबेट है वो कब आती है, 1950 में। 1950 तो नहीं बोलेंगे, 1950s के टाइम पे, मतलब 1950s के बाद का जो समय था या आसपास के जो जितने भी साल थे, तब ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट शुरू होती है कि पॉलिटिकल थ्योरी धीरे धीरे गिर रही है, डिक्लाइन हो रही है। और इसको फिर बाकी प्रोमिनेंट राइटर्स ने भी ज्वाइन किया। तो सबसे पहले हम, सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में, वो डेविड ईस्टन है। उसके अलावा एल्फ्रेड कॉबेन है, जिनकी बुक का नाम था, बुक नहीं सॉरी आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया था, पेपर पब्लिश किया था, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और ये कहाँ पब्लिश हुआ था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में पब्लिश हुआ था 1953 में। और इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है अपना सिग्निफिकेंस खो चुकी है कैपिटलिस्ट एज वेल एज कम्युनिस्ट सिस्टम्स में। सो बेसिकली जो एल्फ्रेड कॉबेन है वो बोल रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट है, मतलब पूंजीवादी, और कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी, ठीक है, तो इसमें इन दोनों विचारधाराओं में पॉलिटिकल थ्योरी का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी किसका हो गया, एल्फ्रेड कॉबेन का। कहाँ पे पब्लिश हुआ था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल है, उस जर्नल में ये पब्लिश हुआ था। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो पूंजीवादी जो सिस्टम है या व्यवस्था है, वो इंस्पायर्ड थी बाय लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी। अब लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी क्या होती है वो आप किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब इतना मान लो कि जहाँ पे इंडिविजुअल की भी बात होती है, मतलब माइनॉरिटीज की ग्रुप ऑफ और इंडिविजुअल्स की भी, और जहाँ पे वेलफेयर स्टेट भी होता है, वो लिबर्टेरियन हो जाएगा, ठीक है। वेलफेयर भी है क्योंकि डेमोक्रेसी है तो वेलफेयर भी कर रही है स्टेट, और लिबर्टेरियन मतलब इंडिविजुअल राइट्स की भी बात हो रही है, प्राइवेट कैपिटलिज्म भी है वहाँ पे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों। तो बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे कोई भी जो पॉलिटिकल थ्योरीज नहीं है डेमोक्रेसी का। इट वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय एन ओवरवेलमिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है हद से ज्यादा पावरफुल होती है। एंड द क्रिएशन ऑफ अ ह्यूज मिलिट्री मशीन, और मिलिट्री मशीन यानी कि बहुत ज्यादा आर्मी का उपयोग होता है। तो आर्मी और ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, मात्रा इन द सेंस उनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा होती है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, ठीक है। और वो लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी के आइडिया से इंस्पायर्ड है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है प्रैक्टिकली टू प्ले नो रोल इन सस्टेनिंग दिस सिस्टम, और पॉलिटिकल थ्योरी का कोई रोल नहीं होता इस सिस्टम को सस्टेन करने में, ठीक है, इस सिस्टम को बनाए रखने में। सस्टेन होता है बनाए रखना, तो बनाए रखने में पॉलिटिकल थ्योरी का इसका कोई प्रैक्टिकली रोल नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी पॉलिटिकल थ्योरी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कौन बोल रहा है, ये सब कॉबेन बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। कहीं आप बोलो कि मैम कल तो आप कुछ और बोल रहे थे कि पॉलिटिकल थ्योरी हर जगह काम आती है, और आज आपने सिग्निफिकेंस भी बताए, और अब आप कह रहे हो कि नहीं ये काम नहीं आती कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। आती है काम, पर एल्फ्रेड कॉबेन ने ऐसा बोला कि यहाँ पे नहीं काम आती। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, कम्युनिस्ट सिस्टम में क्या होता है, न्यू फॉर्म ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और स्मॉल ओलिगार्की का रोल होता है। ओलिगार्की मतलब जहाँ पे रूल ऑफ फ्यू होता है, ठीक है, कुछ लोग रूल करते हैं एक जगह पे। देन पॉलिटिकल थ्योरी हैड टेकन अ बैक सीट अंडर दिस सिस्टम, और जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक बैक सीट ले चुकी है इन दो सिस्टम में। तो अगर पूछा जाए कि पॉलिटिकल थ्योरी अगर आज के टाइम पे उसका रिलेवेंस कहाँ कहाँ नहीं है, या किसने बोला है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिबेट आपके क्वेश्चन में आ जाए, ग्रेजुएशन के बच्चे अगर आती है तो आप बोल सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी में उसका जो रोल है आज के टाइम पे बहुत कम हो गया है, डिक्लाइन हो गया है बेसिकली, ठीक है।
ओलिगार्की को आप कुलीन तंत्र भी बोल सकते हो, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया मैंने। अब बात करते हैं कॉबेन जो है वो हीगल और मार्क्स को पॉइंट आउट करते हैं कि जो हीगल और मार्क्स थे वो स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स में कंसर्न थे, मतलब वो सिर्फ वर्कर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन एरिया वो तो इतना है, लेकिन बस यूनिवर्स इतना बड़ा यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसका एक हिस्सा सिर्फ कार्ल मार्क्स और हीगल ने टारगेट किया था, मतलब वर्कर्स का। हीगल ने बोला था टेरिटोरियल स्टेट के बारे में और मार्क्स ने बोला था प्रोलेटेरिएट क्लास यानी कि वर्किंग क्लास जो थी उसके बारे में, ठीक है। जिसने कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म पढ़ा है आपको ये समझ आ जाएगा, और अभी नहीं पढ़ा है तो आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझने की इतनी जरूरत नहीं है, बस आप याद कर सकते हो। Then they wanted to discover what was predestined within their respective frames of reference. तो उन्होंने बोला कि जितना उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता था, मतलब कि जितना उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही था, सिर्फ उन्होंने वही डिस्कवर किया। तो इसमें क्या गलत बात है? जितना मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जितनी मेरी सोचने की क्षमता होगी या जितना मेरा इन्वायरमेंट होगा उतना ही तो मैं सोच पाऊंगी। क्या मैं उसके बाहर जाके सोच पाऊंगी? नहीं। जब तक मैं दूसरों से मिलूंगी नहीं बाहर जाके तब तक नहीं मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरीके से आप बोल सकते हो आपका नजरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो, तो ये चेंज नहीं होगा। और तो ऐसा कॉबैन बोलते हैं, तो कॉबैन ने ऐसा बोला है, पर मुझे नहीं लगता इस बात पे कोई गलत है या उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। हर कोई व्यक्ति अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर चलता है, और जो आज के टाइम की पॉलिटिक्स है यानी कि कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है वो किस पे काम कर रही है, वो लार्ज स्केल पे काम कर रही है, और दैट इट कैन नॉट बी एनालाइज इन द लाइट ऑफ एनी पार्शियल और नैरो थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरी से हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि कंटेम्प्रेरी जो थ्योरी है, आज के टाइम की जो थ्योरी है, वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। और इसके अलावा जो हमने अभी क्या पढ़ रहे थे, कोबैन, है ना। जो कोबैन है वो इसके अलावा किस पे जोर डाल रहे हैं, किसको ब्लेम कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए, कि तुमको मैं ब्लेम करता हूँ। ब्लेम करना तो पता होगा ना, आरोप लगाना। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए डिक्लाइन के लिए कौन वो है, आरोपी है? तो वो है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स की बात की, वैल्यूज की तो बात की ही नहीं। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात की, पॉलिटिकल फिलोसफी की तो बात की ही नहीं, इसलिए वो भी जिम्मेदार है पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए। और कॉबेन ये बोलते हैं कि इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा जज है वो इस उस पर पहुंचा है, क्या बोलते हैं उसको, जो एडवोकेट बोलता है, जज बोलता है कि हम सारे मुद्दों को नजर रखते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, वैसा। तो कोबैन भी बोलता है कि हम सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि अभी तक सब खत्म नहीं हुआ है। पॉलिटिकल साइंस जो है आज भी हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने में सक्षम है, which the methodology of social sciences may not be able to answer। जो जवाब हमें सोशल साइंसेस से नहीं मिल पाते वो जवाब हमें पॉलिटिकल साइंस दे देता है। और इसमें तो इसलिए इसमें जजमेंट का क्राइटेरिया इवॉल्व होना चाहिए और हमें पॉलिटिकल साइंस का रिलेवेंस बनाए रखना चाहिए। ये बात बोलते हुए वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, ठीक है। मेरी हिंदी भी आजकल अच्छी हो गई, वैसे मेरे को बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, पर अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ आप सबके लिए, ठीक है। सो देन बात करते हैं एस एम लिपसेट की। एस एम लिपसेट का फेमस बुक जो कितनी बार पेपर में आ चुकी है, मतलब पेपर इन द सेंस जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें ये पूछी जाती है, पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें क्या बोला है उन्होंने एस एम लिपसेट ने कि दैट वैल्यूज जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की वैल्यूज, मतलब आज के जमाने की जो वैल्यूज हैं वो हमें पहले ही डिसाइड हो चुकी है। मैंने बोला ना आपको कि हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पहले ही वैल्यूज डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड कर चुके हैं, हमें कोई और नहीं बताएगा हमारी वैल्यूज। ऐसा एस एम लिपसेट बोलते हैं। यूएसए में जो पुरानी सबसे एज ओल्ड सर्च थी गुड सोसाइटी की, वो खत्म हो चुकी है। जो पहले के लोग बोलते थे ना कि गुड सोसाइटी ऐसी होती है, गुड सोसाइटी वैसी होती है, तो यूएसए में वैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है। उन्होंने अब गुड सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अचीव कर लिया है। तो जो जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वो आज के टाइम पे गुड सोसाइटी है। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि काश ऐसा होता हमारे यहाँ पे तो हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाती। अब वो वैसा हो चुका है और वो गुड सोसाइटी अचीव कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए। अगर आपने जो सोचा वो सच हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। तो वैसे एसएम लिपसेट ने यूएसए के लिए बोला है, द प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री वॉज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू गुड सोसाइटी। आज के टाइम पे जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, यूएसए में, सॉरी यूएसए में जो तो आज के टाइम पे लोकतंत्र डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है वो सबसे जो हमारी गुड सोसाइटी है उसके सबसे पास है, सबसे नजदीक। अगर हम बोल सकते हैं गुड सोसाइटी की कोई है तो वो है यूएसए इस कंट्री में, ठीक है। उस कंट्री की डेमोक्रेसी सबसे पास रह गई गुड सोसाइटी के इटसेल्फ, जो कि खुद ऑपरेशन में, ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन थिएटर नहीं, मतलब वो इम्प्लीमेंटेड है, चल रही है। 10 लिपसेट जो है वो क्वेश्चन करते हैं कॉन्टिनेंट
रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन दोज डेज। और एसएम लिपसेट जो है पॉलिटिकल थ्योरी का बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है आज के टाइम पे रिलेवेंट है। तो देखो कॉबेन ने भी बोला बाद में, चाहे उसने पहले बोला कि डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन लास्ट में बोला कि पॉलिटिकल साइंस का रिलेवेंस आज है। डेविड ईस्टन ने तो पूरा रिलेवेंस खत्म कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर मॉडिफाई किया। और वैसे एसएम लिपसेट भी जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का रिलेवेंस बता रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है पर रिलेवेंस भी है। तो ऐसे अलग अलग डिबेट चल रही है अलग अलग थिंकर्स की। फिर वो बोलते हैं कि इंडीड द जो एक्सपोनेंट्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, जो बिहेवियरल अप्रोच हमने भी ऊपर पढ़ा, मैंने आपको सब अच्छे से समझाया, तो वो साइंटिफिक बेसिस जो है उसको स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि वो सारी साइंटिफिक चीजों की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है, डिस्क्रिप्शन इंपेरिकल है, पॉलिटिकल साइंस की बात करता है। तो बिहेवियरल अप्रोच इन सब स्टडी की बात करता है और वो डी लिंक है, मतलब कि वो पॉलिटिकल फिलोसफी से लेना देना नहीं है उसका। इसलिए तो डेविड ईस्टन ने खुद ही अपना बिहेवियरल अप्रोच छोड़ के पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच अपना लिया था, क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस थी, पोस्ट बिहेवियर में पॉलिटिकल फिलोसफी भी थी। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में दोनों थे, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। बिहेवियरलिज्म में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस था, तो वो डी लिंक था, उसमें पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं थी। और जो पॉलिटिकल फिलोसफी के चैंपियंस है, चैंपियंस यानी कि जो पॉलिटिकल फिलोसफी को सपोर्ट करते हैं, वो कभी भी बिहेवियरलिज्म को नहीं मानेंगे। जो लियो स्ट्रॉस है, उनका फेमस पेपर लिखा था उन्होंने, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। ये कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ था? जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में। और एक एपिलॉग था ऑन था टू एसेज ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये दो पेपर थे जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में समझाया है कि, और बोलते हैं कि न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है, जो कि एक सिम्टम है ऑफ द एल्गीट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो एल्गीट क्या होता है? आरोप लगाना। तो जब सब जो सारे लोग आरोप लगा रहे हैं ना कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो वो एक सिम्टम है किसका? जो न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इमर्ज हुई है, वो सिम्टम है, ये बताती है, सिम्टम है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो रही है। By adopting positivist approach, it had ignored the challenge of normative issues। क्योंकि हमने पॉजिटिविस्ट अप्रोच अडॉप्ट कर लिया था, सिर्फ साइंटिफिक चीजें देख रहे थे, तो इसलिए जो नॉर्मेटिव इश्यूज है, नॉर्मेटिव मतलब ऐसा होना चाहिए, वैल्यूज जो है वो हम उसको चैलेंज हुआ, वो इग्नोर हो गई। नॉर्मेटिव जो स्ट्रक्चर था वो इग्नोर हुआ। इंपेरिकल थ्योरी जो है पॉलिटिक्स की, वो इक्वल इंपॉर्टेंस देती है सारी सोशल वैल्यूज को। ये अच्छी बात है। जो इंपेरिकल रियलिटी, इंपेरिकल थ्योरी है, मतलब जो रियलिटी की बात करती है, जिसमें फैक्ट्स की बात होती है, जिसमें साइंस की बात होती है, वो सारी सोशल वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है। तो सारे उनके लिए एक बराबर है। लेकिन जो पॉलिटिकल फिलोसफी वाले हैं उनके लिए सारी वैल्यूज अलग अलग है, उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। इट डिनाइज दैट सर्टेन थिंग्स आर इंट्रिंसिकली हाई while others are intrinsically low। तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजों की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती है, ठीक है। thus it obliterates the distinction between men and brutes। इसलिए हम जो है, जो मेन है और जो ब्रूट्स है, मतलब जो राक्षस, मतलब अच्छे लोग नहीं है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्लिटरेट्स कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हटा देना, ठीक है। सो हम मैन और ब्रूट्स हो गए हमारे जानवर, तो जानवर और आज के लोगों में जो इंसान है, ठीक है, इसमें कोई फर्क ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा वो बोलते हैं कि जो डिफरेंस है वो हटा दिया गया है, क्योंकि एज इट डिस्ट्रॉयड द आइडेंटिटी ऑफ क्लीन वाटर बाय मिक्सिंग विद इट डर्टी वाटर। क्योंकि जब अगर साफ पानी गंदे पानी के साथ मिल जाए तो वो साफ पानी भी गंदा हो जाता है। तो वैसे ही आज के टाइम में जो इंसान जो है राक्षस से या जानवर से कम नहीं है, कुछ भी मतलब जो जानवर जैसी जिंदगी जीत रहे हैं, या जैसे वो हम बोलते हैं ना कि जो रेपिस्ट है वो जानवर से कम नहीं है, कैसे वो रेप करते हैं, वैसी चीजें। देन पॉजिटिविज्म की बात करें तो पॉजिटिविज्म मैंने आपको सबको कल समझा दिया था, जो साइंटिफिक बैक, साइंस, सेंस एक्सपीरियंस, एम्पेरिकल है, वगैरह वगैरह। अब ये इन सब के बीच में आ जाते हैं डेंटे जर्मिनो। अभी तक तो हमें 3-4 थिंकर्स जो पढ़े वो डिबेट कर ही रहे होते हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं। अब ये भी कूद पड़ते हैं डिबेट में अपनी बुक बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और इसमें वो दो मेजर कारण बताते हैं कि क्यों पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो रहा है। पहला कारण वही जो सारे बता रहे थे, जो डेविड ईस्टन ने नहीं, किसी एक और जो साथ, हाँ डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरलिज्म में बोला था कि पॉजिटिविज्म जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे जैसे साइंस का क्रेज बढ़ रहा है, और साइंस का क्रेज बढ़ रहा है, वैल्यूज कम हो रही है, पॉलिटिकल फिलोसफी कम हो रही है, पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन कर रही है। और द प्रेवलेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कल्मिनेटिंग इन मार्क्सिज्म। और मार्क्सिज्म का जो दबदबा है सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में, जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं मार्क्सिज्म के से रिलेटेड, उसकी वजह से भी पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि मार्क्सिज्म की वजह से सब एक डायमेंशन से सोचने लग गए हैं, बाकी आइडियोलॉजीज आ ही नहीं पा रही है। बट नाउ it was again in ascendancy, particularly in political thought of Michael Oakeshott थे हमारे कंजर्वेटिव, Hannah Arendt, Bertrand de Zorwell,
लियो स्ट्रॉस, एरिक वॉगलिन, ये सारे जो थिंकर्स थे, इन्होंने इस चीज को चेंज करने की कोशिश करी, इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करी कि जो डिक्लाइन हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी थिंकर्स बोल रहे थे, बाकी सब भी आए, ये बाकी कंटेम्प्रेरी थिंकर्स है जिन्होंने अपने अपने प्रस्ताव रखे। फिर इसको, इसी लिस्ट को जर्मिनो ने भी एक्सटेंड किया, जो हमने अभी पढ़ा जर्मिनो के बारे में एक अपने पेपर में, और उसमें क्या पेपर का नाम था अभी लिखा हुआ आएगा शायद, इन सब्सटीट्यूएंट पेपर 1975 का पेपर था, और उसमें उन्होंने जॉन रॉल्स, सीबी मैकपियर्सन, क्रिश्चियन बे, रॉबर्ट नोजिक, हर्बर्ट मार्कस, जर्गन हैबरमास, अलेक्जेंडर मैकलिंटायर, माइकल वॉल्जर, इन सबको भी इंक्लूड कर दिया इन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट। बताओ, वैसे हमें 2-3 याद रखने थे, अब इन महाशय ने, जर्मिनो ने अपनी जो बुक ये 1975 की कोई बुक आई थी इनकी, उसमें इन सबको भी डाल दिया कि हाँ ये सारे, इन सब लोगों ने भी डिक्लाइन की बात की है। तो फिर जर्मिनो भी घूम फिर के वही सारी बातें बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी को समझना है तो पॉलिटिकल फिलोसफी को भी समझना होगा। पॉलिटिकल फिलोसफी एक क्रिटिकल स्टडी है प्रिंसिपल्स की ऑफ राइट ऑर्डर, वही सारी चीजें। मैंने पॉलिटिकल फिलोसफी आपको कम से कम 10-12 बार समझा दिया, क्या सही क्या गलत, ये क्या होता है। तो मतलब पॉलिटिकल फिलोसफी की एक ही डेफिनेशन है जो सारे थिंकर्स घुमा फिरा के दे रहे हैं, ठीक है। और वो रिडक्शनिस्ट नहीं होती, ना ही जहाँ पे एवरीथिंग जो है सिर्फ सेंस एक्सपीरियंस को रिड्यूस कर दिया जाए। मतलब कि बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने सेंस एक्सपीरियंस को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस मतलब कि सिर्फ उसको सिर्फ यहाँ तक ही सीमित कर दिया, बेसिकली लिमिट कर दिया कि हाँ भाई पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब सेंस एक्सपीरियंस नहीं है। और ना ही इसका मतलब है कि आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसको सबने एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी पूछताछ के, तो ये भी उसका पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है इसका मतलब, अगर ना ही ये मतलब है सेंस एक्सपीरियंस वाला, ना ही ये मतलब है कि एक आइडियोलॉजी आ गई, एक विचारधारा आ गई, उसको सबने एक्सेप्ट कर दिया सिर्फ मतलब हाँ जी हजूर करके, ठीक है, बिना उसको इंक्वायरी किए, बिना वैलिड साबित करे, बस जैसा बोला हाँ में हाँ मिला के कर लिया। तो ये भी ऐसा कोई पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं होता। पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या होता है, या पॉलिटिकल थ्योरी में क्या होता है, सॉरी, जिसमें फैक्ट्स भी होते हैं और जिसमें वैल्यूज भी होती हैं और जिसमें नॉलेज को समझा भी जा सकता है। कॉम्प्रिहेंड मतलब अंडरस्टैंड करना। जर्मिनो की बात करें तो पॉलिटिकल फिलोसफी जो पेरेनियल प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। पेरेनियल होता है जो हमेशा चलता रहे, ठीक है, परमानेंट बोल सकते हो, ठीक है। सो ये तो मतलब इजी वर्ड है, जो इजी वर्ड है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से पर समझ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि पॉलिटिकल फिलोसफी में हम ऐसी चीजों को स्टडी करते हैं जो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं जो पेरेनियल होती है, जो हमेशा बनी रहती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो सोसाइटी में हमेशा एग्जिस्ट करती हैं और उसको हमें सॉल्व करना होता है और उसको हमें कन्फ्रंट करना होता है। डिटैचमेंट जो है एक कोई एथिकल न्यूट्रलिटी नहीं है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, आपको बुरी लगी, आप उससे हट गए, नहीं, उस चीज को सॉल्व करना वो ज्यादा जरूरी है। भाई गलत दिखा तो आप देख रहे हो हाँ भाई सामने किसी के साथ रेप हो रहा है, आप देख के बस वहां से चले गए कि मैं क्या क्या पढ़ूं इस सब चीजों में, आपने उसकी हेल्प नहीं की। अगर हेल्प करोगे तो डिटैचमेंट से ज्यादा, डिटैचमेंट जो है वो एथिकल नहीं होता। किसी चीज में लग के उस पर काम करना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको सॉल्व करना। अब पॉलिटिकल फिलोसफर जो है हमेशा इंडिफरेंट हो सकता, कभी भी cannot remain indifferent to political struggle of his time as a behaviorist would claim। तो ऑब्वियसली ये तो सीधी साफ सीधी बात है कि बिहेवियरलिस्ट बोलते थे, व्यवहारवादी वाले जो लोग थे वो बोलते थे कि हमेशा हमारे ऊपर जो है किसका प्रभाव होता है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल का, हमारी हिस्ट्री का, जैसे हम रहे हैं वैसे कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में भी दिखेगा। तो बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस किसकी बात करता है, फैक्ट्स की, और वो वैल्यूज को लेकर न्यूट्रल रहता है। और पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो पॉजिटिविज्म के साथ ग्रो करता है, साथ साथ ग्रो करता है, क्योंकि पॉजिटिविज्म में साइंस की बात हो रही थी और पॉलिटिकल फिलोसफी में वैल्यूज की, तो दोनों बाद में चल के साथ साथ ग्रो करते हैं कि चलो साइंस भी रखते हैं, वैल्यूज भी रखते हैं, साथ साथ ग्रो करते हैं। और किसी भी तरीके का क्रिटिकल एग्जामिनेशन से वो बचते हैं, अब्सटेन मतलब बचना, ठीक है, ऑफ एनी सोशल सिचुएशन। ये तो इजी है, काफी इजी लिखा हुआ है। देन द गल्फ बिटवीन ट्रेडिशनलिस्ट एंड बिहेवियरलिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज सो वाइड। लेकिन जो बिहेवियरल थ्योरिस्ट हैं और जो ट्रेडिशनलिस्ट थ्योरिस्ट है जो पुराने टाइम के, उनके बीच में जो गल्फ यानी कि एक गैप, डिफरेंस, ठीक है, मतभेद इतना ज्यादा है कि इसको हम रीयूनाइट नहीं कर सकते। मतलब ये एक ही धागे के दो अलग अलग छोर हैं, छोर यानी कि एंड्स, ठीक है, दोनों को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरफ अगर ट्रेडिशनलिस्ट हैं
दूसरी तरफ बिहेवियरलिस्ट हैं, तो कितना भी कोशिश कर लो वो कभी भी एक साथ पास नहीं आ सकते, क्योंकि उनका जो गैप है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें डिफरेंस या आपस में मतभेद जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भी जो थ्योरी है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द पेरिनियल कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। किसी भी थ्योरी को हम पॉलिटिकल फिलोसफी के बिना नहीं समझ सकते और वो इररिलेवेंट होगी। अगर हमने ऐसा किया तो वो थ्योरी इररिलेवेंट है, अगर उसमें पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं है तो। जर्मिनो laments that behavioral political theories often implicitly or uncritically endorse the policies and practices। जर्मिनो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी है वो इम्प्लिसिटली मतलब अंदरूनी तरीके से और अनक्रिटिकली पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को लेकर इंडोर्स्ड है ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, ठीक है। देन बेसिकली जो ऑर्डर स्टैब्लिश्ड है, मतलब जो सरकार या चल रही है, जो भी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर कुछ पॉलिसीज होंगी, उस सिस्टम की कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, तो वो जैसे का तैसा उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वो इम्प्लिसिट बिहेवियर में उनके हैं, उसको वो क्रिटिसाइज भी नहीं करते। कौन? बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी वाले। एज इट इज पॉलिटिक्स पॉलिसीज को और प्रैक्टिसेस जो है एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर की, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर यानी कि जो अभी एग्जिस्टिंग में सरकार है उसको अनक्रिटिकली तरीके से अपना लेते हैं, इम्प्लिसिटली अंदरूनी तरीके से, मतलब पूरा अच्छे से अपना लेते हैं, instead of performing the Socratic function of speaking truth to power, तो ट्रुथ को पावर में, मतलब जो सही है, जो एकदम सत्य है, उसको पावर में यूज करने की बजाय वो क्या करते हैं, जो जैसे का तैसा है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अनक्रिटिकली। कौन? बिहेवियरलिस्ट। बल्कि सच्चाई कुछ और होती है सत्ता में, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हैं और जो पॉलिसीज चलती आ रही है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा वो सॉक्रेट की भाषा में अगर हम देखें तो आप आंसर में अपने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हो। जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा देख रहा है तो उसको अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सॉक्रेटिक फंक्शन, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। He wants that full recovery of critical political theory cannot be achieved within the positivist universe of discourse। मतलब घुमा फिरा के एक ही बात 12 बारी 10 बारी बता रखी है कि अगर पॉजिटिविज्म सिर्फ होगा तो पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसफी होगा तब भी नहीं समझ पाएंगे। अब आते हैं हर्बर्ट मार्कस पे। तो हर्बर्ट मार्कस भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है जो बताते हैं कि क्या रिस्क हो सकता है अगर हम सोसाइटी और पॉलिटिक्स की साइंटिफिक स्टडी की बात करें, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी यानी कि आपका एम्पेरिकल स्टडी से रिलेटेड, पॉजिटिविज्म से रिलेटेड, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था। ही हैज आर्ग्यूड दैट व्हेन द लैंग्वेज ऑफ सोशल साइंस अटेम्प्ट्स टू कन्फर्म टू द लैंग्वेज ऑफ नेचुरल साइंस, जब हम सोशल साइंस के वर्ड्स, सोशल साइंस की भाषा किसमें यूज करते हैं? नेचुरल साइंस से रिलेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम एक स्टेटस क्वो को सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेटस क्वो यानी कि जिसमें हम कोई बदलाव नहीं लाना चाहते, जो जैसा है वो वैसा ही रहे, तो इसका मतलब हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं अगर हम सोशल साइंस को नेचुरल साइंस की तरह देख रहे हैं। क्योंकि नेचुरल साइंस में क्या होता है, न्यूटन के जो प्रिंसिपल्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे। H2O है तो हर जगह H2O ही रहेगा। तो सोशल साइंसेज में हम नेचुरल साइंसेज को अगर रिलेट करते हैं तो हम वैसे का वैसा चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें हम कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। ऐसा हर्बर्ट मार्कस बोलते हैं, जो कि बहुत वैलिड और बहुत कॉमन सेंसिकल पॉइंट है अगर आप लॉजिकली रिलेटेबल होके भी सोचो। अब इस वाली जो लाइन्स है इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो काफी हर्बर्ट मार्कस का। और यहाँ पे बस ऐसी वही सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, साइंटिफिक लैंग्वेज, जो मैंने आपको अभी तक जितनी भी चीजें समझाई, सोशल साइंस कैसे अलग है, सोशल कंट्रोल कैसे होता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। सो इन एनी केस ये लास्ट पैराग्राफ है इसका, ठीक है। इस मतलब इस यूनिट का लास्ट पैराग्राफ है। इसके बाद यूनिट 1 खत्म हो जाएगी और यूनिट 2 स्टार्ट होगी अगले लेक्चर में। तो 1970s से लेकर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, मतलब जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है किसके बीच में? पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी के बीच में, वो काफी हद तक सबसाइडेड हो गई है, मतलब कम हो गई है साइड, मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता लोगों को। वाइल जो डेविड ईस्टन है, क्योंकि डेविड ईस्टन की 1950s के टाइम पे डिबेट शुरू हो गई थी, तो डेविड ईस्टन जो है वो बात करते हैं रीन्यूड कंसर्न विद वैल्यूज इन हिज पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। तो ये हमने सब पढ़ा ही। और जो पॉलिटिकल फिलोसफी के जो एक्सपोनेंट्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी तरीके से झिझकते नहीं है, हेजिटेट नहीं होते अपने अजम्पशंस को एम्पेरिकल मेथड से टेस्ट करने में। उन्हें पता है हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी अच्छी है, ठीक है, तो अब वो आप बोलते हैं कि ठीक है, चाहे हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी में वैल्यूज है ना, तो तुम अपने पॉलिटिकल साइंस वाले जो एम्पेरिकल मेथड और फैक्ट्स वगैरह साइंस का यूज करते हो, उससे भी तुम मेरी फिलोसफी को टेस्ट कर सकते हो। कार्ल पॉपर भी आए, कार्ल पॉपर जिसमें फॉल्सिफिकेशन की थ्योरी, ओपन सोसाइटी की थ्योरी थी, साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, सोशल वैल्यूज की जॉन रॉल्स जो आएंगे, फिर जस्टिस की बात करते हैं, सीबी मैकपियर्सन जो है
क्रिएटिव फ्रीडम की और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एम्पेरिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो जोसेफ स्कम्पीटर ने दी थी। देन रॉबर्ट डाल है जो रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के थिंकर हैं। देन हर्बर्ट मार्कस, जर्गन हैबरमास, ये दोनों जो हैं उन्होंने एम्पेरिकल इंसाइट्स, मतलब इसमें ये बताया हुआ है लास्ट पैराग्राफ में कि कौन थिंकर्स पॉलिटिकल साइंस के सपोर्टर है और कौन से थिंकर पॉलिटिकल फिलोसफी में। और बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं। तो इन सबका क्रिटिकल एनालिसिस कंटेम्प्रेरी पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म में। और इट इज नाउ हेल्ड दैट, और ऐसा अब बोला जाता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है बाकी सारे सोशल और नेचुरल साइंसेस की तरह अपने जो मीन्स है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, बट वी विल हैव टू रिसोर्ट टू पॉलिटिकल फिलोसफी टू डिटरमाइन आवर एंड्स। और हमारा जो मतलब मीन्स है, हमारा जो जरिया है वो पॉलिटिकल साइंस है, और जो हमारा एंड है, हमारा मेन गोल, वो पॉलिटिकल फिलोसफी से ही निकलेगा। और जो मीन्स एंड एंड्स आर इंटरडिपेंडेंट, तो ये लाइन बोल के आप अपना कंफ्यूजन खत्म कर सकते हो जब भी अगर आप आंसर राइटिंग करो कि मीन्स एंड एंड्स जो है वो पहले आप बता दोगे कि मीन्स क्या है। मीन्स हमारे स्ट्रेंथन हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, और जो एंड्स हमारा कौन डिटरमाइन करता है, एंड डिसाइड करता है पॉलिटिकल फिलोसफी। ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, और अगर मीन्स नहीं होंगे तो एंड्स पे नहीं पहुंचेंगे, और एंड्स के लिए मीन्स होना जरूरी है। तो आपस में एक दूसरे को पूरक है ये। हेंस पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, एक बार चेक कर लेना। तो पूरक मतलब यहाँ पे पूरक बोलने का मतलब है कि दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। अगर पूरक मतलब अपोजिट होता है तो वो मत समझना। कॉम्प्लीमेंट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी प्ले अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन आवर सोशल लाइफ। ये हमने वही कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, इंटरडिपेंडेंट है, बस खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होगा यूनिट नंबर 2। अगर हम देखें यहाँ पे तो यूनिट 2 जो है कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डू कमेंट, प्लीज 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 कमेंट की आपको कैसी लग रही है सीरीज, ताकि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं। अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू है, क्योंकि मेरे को भी पता है ये पेज, पता है कितने 600 पेज की पीडीएफ है, आपको पता है। और हमने 600 पेज में सिर्फ यूनिट 1 किया है अभी। तो बहुत बच्चे 600 पेज पूरे कभी नहीं पढ़ते, और ये आपका बेस बनाता है कि पॉलिटिकल साइंस का बेस। इवन इससे एक पॉलिटिकल थ्योरी की यूनिट से आपके आईआर और इवन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, बहुत सारी चीजें, मतलब एक ही चीज से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ इससे पॉलिटिकल थ्योरी से ही कवर हो जाएगा, मतलब इस बुक से कवर हो जाएगा बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून, बाय बाय।